हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, आज हम इसको बहुत ही विधिवत तरीके से समझने वाले हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। आज इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कोहलबर्ग की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत को दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको इतना सरल भाषा में आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत बेहतरीन पिक्चर्स का यूज किया गया है ताकि सीधे आपके ये टॉपिक से कनेक्ट कर पाएं और आप इन पिक्चर्स के माध्यम से इनका जो थ्योरी है वो याद रख पाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका जो आने वाला सीटेट दिसंबर 2025 है, या चाहे आपका बीएड हो, डीएलएड हो, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनमें जहां भी कोहलबर्ग आपको दिखते हैं, उसके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने जीन पियाजे पढ़ लिया, वाइगोत्स्की पढ़ लिया, आज हम कोहलबर्ग पढ़ेंगे। अब इसके बाद सीटेट के क्वेश्चंस डिस्कस करने हम लोगों को। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये नैतिकता पर आधारित है कि बच्चों के अंदर कैसे मोरलिटी डेवलप होती है धीरे धीरे। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि एक समय वो होता है जहां बच्चे के अंदर बिल्कुल भी मोरलिटी नहीं होती और फिर धीरे धीरे बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाती है। बच्चा आचरण, सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे सब समाज से सीख लेता है। कैसे सीखता है वो सारी बात इसमें हम करेंगे। ये आपके सामने कोहलबर्ग आपको नजर आ रहे होंगे मुस्कुराते हुए। नैतिकता की बात कर लेते हैं, आखिर मोरलिटी क्या होती है, एक नज़र इस पे हम लोग डाल लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता वो गुण है जिससे व्यक्ति ये समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और ये सोच समय के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि भाई छोटा बच्चा, मान लीजिए हमने उसको कह दिया कि बेटा किसी की पेंसिल तोड़ना, पेंसिल चुराना, पेन चुराना गलत बात है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा समझ रहा है कि पेंसिल चुराना गलत बात है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी वो किसी की पेंसिल घर ले आए, तो वहां पे उसके अंदर नैतिकता तो आई लेकिन मजबूत नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, बच्चा अपने अनुभव, सामाजिक परिवेश, अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड सर्कल, यहाँ से नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान प्राप्त करता है कि नैतिकता क्या है, कैसे हमें दूसरों के सामने, बड़ों के सामने कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, अनैतिकता क्या है ना। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती हैं। अब बच्चा किसी चीज को कैसे नैतिकता की तरह देखता है, कैसे उसके अंदर अनैतिकता आती है, ये सारी चीजों की बात की है कोहलबर्ग ने। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों के सामने एक कहानी रखी, स्टोरी ऑफ हिंज की एक कहानी रखी बच्चों के सामने। फिर उस कहानी के माध्यम से बच्चों के तर्क को जाना और जो तर्क बच्चों ने दिया उसी को इन्होंने अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्या कहानी थी ये आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी, बिना कहानी को पढ़े आप इनकी थ्योरी को समझ नहीं सकते। कहानी ये थी कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था। अब जो है कोहलबर्ग बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं कि बेटा एक हिंज नाम का व्यक्ति था, एक बार उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और वो पहुंच गया हॉस्पिटल। ठीक है, डॉक्टरों ने कहा कि इसकी दवाई सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। कहाँ है? इसकी दवाई सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, एक व्यक्ति के पास है। अगर तुम वो दवाई ले आओगे तो तुम्हारी वाइफ की जान बच सकती है। ठीक है, हिंज उस व्यक्ति के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचता है और जितने पैसे हिंज के पास होते हैं वह उतने देता है कि श्रीमान ये इतने पैसे मेरे पास हैं, ये ले लो, मुझे दवाई दे दो, मेरे वाइफ की तबीयत खराब है। लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत 10 गुना ज़्यादा मांगता है। देखो ऐसा है भाई, उस दवाई की कीमत मान लीजिए 200 रुपये है, वो कहता है कि वो 10 गुने मांग लेता है, यानी कि वो कहता है कि मुझे 2000 रुपये चाहिए तब मैं ये दवाई तुम्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि इस दवाई का मैंने आविष्कार किया है और इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, तो अगर मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये दवाई तो मैं 10 गुने ज़्यादा पैसे में ही बेचूंगा क्योंकि मैंने इसमें बड़ी मेहनत लगाई है। ठीक है, हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 2000 रुपये दे उससे दवाई ले। ठीक है,
वो खरीद कर अपनी वाइफ को बचा पाए। इतने पैसे उसके पास नहीं होते हैं क्योंकि दवाई वाला 10 गुने ज़्यादा पैसे मांग रहा है, इसलिए वो दवाई चोरी करने का प्लान बनाता है कि देखो ऐसा है, ये बंदा ऐसे तो मुझे दवाई देगा नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ इसकी दवाई मैं क्या कर लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ। तो वो चोरी का प्लान बनाता है और रात में जाकर उस व्यक्ति के स्टोर से वो दवाई चोरी कर लेता है। कौन? हिंज वो दवाई चोरी करके ले आता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी वाइफ उठ करके बैठ गई, तो ये उन्होंने दवाई चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचा ली। अब इस कहानी के बेस पे कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। एक तो होता है नैतिक दुविधा, जिसको हम कहते हैं मोरल डिलेमा। दूसरा होता है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। इसको समझिए कि ये दोनों चीजें क्या हैं। मोरल डिलेमा का मतलब क्या होता है? मोरल डिलेमा होता है सही और गलत के बारे में डिसीजंस न ले पाने की स्थिति। जहां सही क्या है गलत क्या है इसके बीच जब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरल डिलेमा। उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। कहते नहीं कि यार मैं तो बड़ा दुविधा में फंसा हूं, मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वही नैतिक दुविधा है कि जहां हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है भाई, डिसीजन यहाँ पे हिंज के सामने क्या समस्या थी? हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। अब वो करे तो करे क्या? अगर वाइफ को बचाता है तो पुलिस उसको पकड़ ले जाएगी, नहीं बचाता है तो उसकी वाइफ चली जाएगी। वो इस कंडीशन में फंस गया है तो वो करे क्या? इसी को कहते हैं मोरल डिलेमा। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट यानी कि डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की कि देखें अब बच्चे इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा, भाई मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? मान लीजिए आप मान लीजिए आप 2 मित्र, आप 2 दोस्त गए नदी किनारे घूमने। आपका मित्र बोला कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं थोड़ा नहा के आता हूँ, नदी में मजे लेके आता हूँ। चला गया नदी में नहाने, अब वो डूबने लग गया। आप खड़े हैं किनारे पर। आप कहाँ खड़े हैं? आप खड़े हैं किनारे पर। वो लगा डूबने। अब क्या है कि अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो डूबने लग गया, अगर आप इसको बचाने जाते हैं तो हो सकता है कि इसके साथ आप भी डूब जाएं। दूसरी कंडीशन, अगर नहीं बचाते हैं तो दोस्त जा रहा है, और अगर आप बचाने जा भी रहे हैं तो आप भी डूब सकते हैं, और नहीं जा रहे हैं तो वो जा ही रहा है। ठीक है, अगर तो ये 2 यहाँ पे कंडीशन आपके सामने आ गई कि जैसे एक तो आपका मित्र जा रहा है, अगर आप बचाने जाते हैं तो आप भी डूब सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करें? और अगर नहीं जा रहे हैं तो वो डूब ही रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि मित्र चिल्ला रहा है, आपको सहायता के लिए पुकार रहा है, लेकिन आपके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया क्योंकि आपकी अपनी जान भी तो है। आप बचाने जाएंगे, हो सकता है बचा ले, लेकिन कंडीशन क्या है? आप भी तो डूब सकते हैं। ठीक है, तो ये मोरल डिलेमा, यहाँ पे व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या करूं। तो अब नैतिक तर्कणा आती है। नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग क्या होती है कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। कि हम सही और गलत के बीच एक बड़ी प्रोसेस के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, दवाई चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस पकड़ लेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, जेल होगा, डंडे पड़ेंगे, दुनिया भर का खोपड़ी में प्रोसेस चलने के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस चला उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना कि चोरी करके वाइफ को बचाओ, पुलिस पकड़ती रहेगी तो पकड़ ले जाए। ठीक है, हालांकि उसको पुलिस पकड़ ले गई चोरी करने के बाद। तो ये कंडीशंस रखी हिंज ने बच्चों के सामने। यहां से बच्चों ने जो तर्क दिए उसको इन्होंने 3 लेवल और 6 चरण में विभाजित कर दिया। 3 लेवल 6 चरण दिए इन्होंने। पहला लेवल दिया इन्होंने पूर्व लौकिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल का बच्चा, 4 साल से छोटा। देखिए 4 से 10 साल की जो उम्र दी इन्होंने, उससे पहले की क्यों नहीं दी? क्योंकि उससे पहले बच्चे के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है। नैतिकता बच्चे के अंदर होती ही नहीं है, नैतिकता नहीं होती भाई। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है।
ठीक है, घर में किसी को कुछ भी बोल देता है, उल्टा सीधा बोल देता है, यदि उसने कहीं से कोई शब्द सीख लिया है तो क्योंकि वो उसका प्रॉपर मतलब नहीं जानता कि इसका क्या है, मैं किसको कह रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर नैतिकता मोरलिटी यहाँ पे नहीं होती, हम उसको धीरे धीरे समझाते हैं। बच्चा यहाँ से 4 से 10 साल का है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा, मोरल रीजन, दूसरे लोगों के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होता है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा। यहाँ बच्चों को जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसके आधार पर वो मोरलिटी दिखाते हैं। उनका अपना आंतरिक कोई अनुभव नहीं होता, आंतरिक कोई तर्कणा नहीं होती। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इस बेस पे वो उस काम को अच्छा या बुरा कहते हैं। जैसे ये जो पूर्व लौकिक स्तर है, इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 2 चरण में विभाजित किया गया है, 2 अवस्थाओं में। कैसे, देखिए अभी जो हमने कहा कि यहाँ पे बच्चा नैतिकता दिखाता है वो भौतिक परिणाम के आधार पर, फिजिकल रिजल्ट के आधार पर नैतिकता दिखाता है कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। वो चीज यहाँ पे अब आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणाम पर डिपेंड करता है कि आखिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक, बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, डर के भय से आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये जो आज्ञा का पालन यहाँ पे बच्चा कर रहा है, इसका आधार क्या हुआ, डर। भौतिक परिणाम क्या था इसका, डर, दंड, ठीक है, उसके डर से बच्चा यहाँ पे बड़ों की आज्ञा पालन कर रहा है, मोरलिटी दिखा रहा है, उसकी अपनी इच्छा नहीं है, दूसरे के डर से। लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता वो, कि अगर मैंने किसी से नमस्ते नहीं किया तो वो गलत है, अगर ये क्रिया पहचानी ना जाए, जब तक वो पहचान ना ले इसको या फिर उसको दंड ना दिया जाए तब तक। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, ओके, आपके घर आए मेहमान, घर पे मेहमान आए, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके घर पे मेहमान आए, ठीक है, बच्चे ने उसे कोई नमस्ते नहीं, कोई हेलो हाय नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं, तुम मेहमान आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, खाओ पियो मौज करो, हमसे कोई मतलब नहीं। बच्चे पर यही फर्क रहता है ना, ठीक है। जब मेहमान चले गए तो आपने बच्चे पर चिल्लाना शुरू किया, नालायक कहीं के, तुमने मौसी से नमस्ते नहीं किया, मौसी के पैर नहीं छुए, हमारी बेइज्जती करा दी, हमारी नाक कटा दी, वो घर जाके क्या कहेंगे, उनका बच्चा कितना नालायक है, नमस्ते नहीं करता है, पैर नहीं छूता है। आपने बच्चे पर चिल्लाना शुरू किया। अगली बार जब मौसी आई तो बच्चा दौड़ के जाकर के पैरों में गिर गया, ठीक है, इसलिए नहीं गिरा कि उसको मोरलिटी आती है, उसको नैतिकता आती है, उसको सभ्यता आती है कि हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए, इसलिए नहीं गिरा, वो डर के भय से आज्ञा का पालन यहाँ पे कर रहा है। वो डर के भय से जाकर के मौसी के पैरों में गिर गया, क्योंकि उसको पता है कि जब मौसी चली जाएंगी उसके बाद की कहानी मेरे साथ क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे आज्ञा और दंड की अवस्था, ठीक है। बच्चा यहाँ पे जो भौतिक परिणाम होते हैं, डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। बच्चों ने क्या सोचा, अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ नैतिकता की क्या है, दंड पर आधारित है। यहाँ वो अब चोरी करके अपनी वाइफ को बचा रहा है, यहाँ जो नैतिकता है वो दंड पर आधारित है, ठीक है। चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये हो गया फर्स्ट लेवल हो गया, सॉरी स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज, फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज देखिए, स्वलाभ मानसिकता, जहां बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, जहां बच्चे का खुद का फायदा हो, यहाँ पे वो अपना फायदा देखता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के अंदर स्वार्थ की भावना देखी जाती है, दूसरे का क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, डजंट मैटर। यहाँ वो खुद का स्वार्थ देखता है। यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि उसका व्यक्तिगत फायदा हो, ठीक है। यह दूसरों की जरूरतों की बहुत कम परवाह करता है, या फिर ना के बराबर कह सकते हैं। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे व्यवहार कोई बालक के साथ करेगा वह भी दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार बच्चा यहाँ पे करता है। यहाँ बच्चा स्वलाभ, सेल्फ, खुद का लाभ देखता है। जैसे घर में 2 बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं,
ये कह रहा है कि मुझे अपनी डॉल दे दो, अपना खिलौना दे दो, मैं खेलूंगा। ये कह रही है कि मुझे तुम अपनी गाड़ी चलाने दो तो मैं तुम्हें अपना खिलौना दे दूं। भाई ये सोच रही कि मैं इसको खिलौना दे दूं अपना, तो मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, मुझे भी तो इसकी गाड़ी चलाने को मिलनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि आज मैं इसकी हेल्प कर देता हूं, कल ये मेरी हेल्प कर देगी। ये गिर गई है, मैं इसको उठा देता हूं, कल को मैं गिर जाऊंगा या थोड़ी देर बाद मैं गिर जाऊंगा तो ये मुझे उठा देगी। अभी मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो बाद में ये मुझे नहीं उठाएगी। तो यहाँ पे ये इसलिए नहीं उठा रहा कि वो बेचारी गिर गई है, उसको दर्द हो रहा, वो इसलिए उठा रहा है कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूं तो कल कोई मेरी हेल्प कर देगी। ठीक है, क्लास में बच्चे ने, तुमने मेरी किताब फाड़ दी, मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ दूंगा, हिसाब बराबर। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जैसे को तैसे की अवस्था है। यहां बच्चा अपना भी फायदा देखता है, यहां अपना भी फायदा होना चाहिए। भाई तुम मेरा खिलौना ले लोगे तो मुझे भी तुम्हारा खिलौना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे व्यवहार कोई बालक के साथ करेगा वो दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तुम मेरे थप्पड़ मारोगे, मैं भी तुम्हारे चांटा मार दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे मुक्का मार दूंगा, हिसाब बराबर। ये होता था स्कूल में। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे। जैसे हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वो था जिसमें कि उसका फायदा हो, जिसमें उसका फायदा हो, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, तो ये था यहाँ पे उसका अपना फायदा होना चाहिए, बच्चों ने ऐसा तर्क दिया यहाँ पे। फिर हम आते हैं दूसरे स्तर पर जहाँ पे कन्वेंशनल लेवल है। यहाँ बच्चा 10 से 13 साल का है। 10 से 13 साल के बच्चे को ध्यान में रख करके हमें यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना है। दूसरा स्तर है, कहता है कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। दूसरे लोगों के मानकों को, दूसरे लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार वो सही और गलत का निर्णय लेता है। जैसे बच्चा अब अपने आसपास के समाज, अपने पेरेंट्स, टीचर्स या जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके नियमों को ही सही या गलत का आधार मानता है। ठीक है, वह नैतिकता को इस रूप में देखता है कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे क्या करें, लोग मुझे अच्छा समझें, या नियमों का यहाँ पे हमें पालन करना चाहिए। जो नियम रेगुलेशंस जो भी हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। इस स्तर पर बच्चा बाहरी स्वीकृति और सामाजिक व्यवस्था को महत्व देता है। जैसी समाज ने व्यवस्था बनाई है, जैसे कपड़े हमें समाज की तरफ से समाज एक्सेप्ट करता है वैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए, समाज जो चाहता है हमें वैसा बनना चाहिए। ठीक है, ये जो अवस्था है इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये इस अवस्था का एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब जो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, एक तो इसमें आता है दूसरे लेवल की जो पहली अवस्था है, यानी कि तीसरा चरण है। इसमें क्या है, प्रशंसा की अवस्था। मैंने क्या बताया पहले कि यहां बच्चा वो करता है जो समाज को पसंद हो। ठीक है, इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान करे, उसे खुशी प्रदान करे। ठीक है, और उसके काम को समाज के लोग अनुमोदित करें, समाज के लोग उसके काम को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये वो अवस्था है जब बच्चा या किशोर समाज, परिवार, टीचर्स और फ्रेंड की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वो ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोग उसे अच्छा कहें। ठीक है, इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का अर्थ समझ में आ जाता है। बच्चा समझ जाता है कि क्या प्रशंसा होती है, क्या निंदा होती है, वो इसका अर्थ समझ जाता है। तो अब बच्चा यहाँ पे प्रशंसा के पीछे दौड़ता है कि मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, भाई मेरी इज्जत होनी चाहिए समाज में। यहाँ बालक के अंदर अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल बनने की मानसिकता पाई जाती है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुड गर्ल, गुड बॉय बनने की जो मानसिकता है वो कोहल वर्ग के किस स्तर में पाई जाती है? तो कोहल वर्ग के दूसरे स्तर के पहले चरण में पाई जाती है। ठीक है, स्तर दूसरा है, चरण पहला है। यहाँ बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय बनना चाहता है। ठीक है, बालक समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहता है कि समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। पिताजी चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम 70% नंबर लेकर के आएँ। वो कोशिश करता है कि मैं 70% नंबर लेकर के आऊँ, मैं अच्छे नंबर से लेकर के आऊँ, कि अगर स्कूल में कोई गेम हो रहा है तो मैं उसमें फर्स्ट आऊँ। क्यों? ताकि टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे पड़ोसी मुझे अप्रिशिएट करें। ठीक है, अपने समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है
ओके, खरा उतरने की कोशिश करता है, दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखता है, आभार प्रकट करना नहीं भूलता। अगर तुमने बच्चे के लिए कुछ किया है तो बच्चा तुरंत आपका आभार प्रकट करेगा, आपको थैंक यू बोलेगा, शुक्रिया बोलेगा, ताकि उसकी छवि अच्छी बनी रहे और सामने वाला कहे बच्चा बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा बच्चा है ना। जैसे यहाँ बच्चा अच्छे नंबर ला करके, उसे पता है मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे जो है कि दूसरे लोग अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बच्चा है, वो घर में अपने जो दादा दादी हैं उनको समय पर खाना देती है, पानी देती है, बड़ी सेवा करती है दादा दादी की, जब जरूरत हो तब उनको दवाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो काम कर रही है वो कहती है कि मम्मी कहती हैं अच्छे बच्चे बड़ों की सेवा करते हैं, इसलिए मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, इसलिए वो अपनी दादी को बड़े टाइम से दवाई दे रहा है। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं दे रहा है कि मुझे सेवा करनी चाहिए, वो दूसरों की प्रशंसा के लिए, है ना, दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे लेवल की जो चौथी अवस्था है, देखिए सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या है कि जो समाज ने व्यवस्था बनाई है, जो समाज ने व्यवस्था बनाई है उसके प्रति हमें सम्मान दिखाना है। ओके, कहता है कि इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, समाज के मूल्य, समाज के नियम, समाज की प्रथाएं और जो लौकिक क्रियाएं हैं उनसे वो अवगत हो जाता है। ठीक है, इनके प्रति उसका विश्वास और आस्था अटूट हो जाती है, उसमें कर्तव्य की भावना का भी विकास हो जाता है और वो समझने लगता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम अच्छा नहीं है। जैसे यहाँ पे बालक जो है, यदि ट्रैफिक लाइट है तो बच्चा कहता है कि ट्रैफिक लाइट है और ये जो नियम है ये हमें नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ बच्चा क्या है कि कहता है कि हमें नियमों कानूनों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये समाज की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर नैतिकता, अब यहाँ पे सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करना नहीं है, यहाँ नैतिकता सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। अब बच्चा सोचता है कि भाई अगर हर कोई नियम तोड़ेगा तो समाज कैसे चलेगा, है ना। यहाँ बच्चा क्या करता है, ट्रैफिक नियमों को बड़ा महत्व देता है, कहता है कि हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें पुलिस हो ना हो सामने, लेकिन वो कहता है कि नियम सबके लिए होते हैं, अगर मैं तोड़ूंगा तो दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा है वो क्या करता है कि परीक्षा में चीटिंग करने से मना कर देता है, कहता है कि भाई नकल करना नियमों के खिलाफ है, ये अनुचित है, इससे मेहनती छात्रों का भी नुकसान होता है, मैं नकल करके अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा, ये गलत बात है। ठीक है, और यहाँ पे बालक झूठ बोलने से मना कर देता है, कहता है कि अगर सब झूठ बोलने लगे तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो समाज ने नियम कानून बनाए हैं, ठीक है, उसके अनुसार बच्चा चलता है, सामाजिक रीति रिवाजों को बड़ा महत्व देता है, नियम कानूनों को बड़ा महत्व देता है। ठीक है, वो समझ जाता है क्या अच्छा है क्या गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा लेवल है। तीसरे लेवल में बच्चा 13 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक है, 13 साल से ऊपर का बच्चा है, यह नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है, नैतिकता का ज्ञान बच्चों में आ जाता है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल में होती है। इसमें बच्चा डिसीजंस खुद से लेता है, ना कि समाज के तौर पर कि क्या सही है क्या गलत है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बच्चा डिसीजन है वो खुद से ले रहा है। कोहलबर्ग के किस स्तर पर बच्चा डिसीजन खुद से लेने लगता है, वो है तीसरा स्तर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, खुद से डिसीजंस लेता है, ना कि समाज के तौर पर कि क्या सही है क्या गलत है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा जिसको कहते हैं। व्यक्ति ये समझने लगता है कि नियम और कानून समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको बदला नहीं जा सकता। क्या है, यहाँ पे बच्चा ये समझने लगता है कि नियम और कानून समाज के भले के लिए बने तो हैं, लेकिन ये परिवर्तनीय हैं, इनको समय पर परिवर्तित किया जा सकता है जरूरत अगर पड़ती है तो। अगर कोई नियम, न्याय, मानव अधिकार,
या लोगों के हित के विरुद्ध जाता है तो उसे बदला या तोड़ा जा सकता है। बच्चा ऐसा यहाँ पे तर्क लगाने लगता है। नैतिक निर्णय अब इस आधार पर होते हैं कि क्या ज्यादा न्यायपूर्ण है, मानवतावादी क्या है और तार्किक क्या है, न कि सिर्फ नियमों पर आधारित। अब वो सिर्फ नियमों पर आधारित नहीं होता, सिर्फ संविधान को नहीं देखता, सिर्फ कानून को नहीं देखता, वो ये देखता है कि इसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई गरीब इसमें दब तो नहीं रहा, कोई मजबूर इसमें दब तो नहीं रहा। ठीक है, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखता है। इसमें बालक ये मानते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं, नियम लोगों के लिए हैं, लोग नियम के लिए नहीं है। नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ करके किसी की जान बच सकती है तो रेड लाइट तोड़ दो। आपके मित्र की जान जा रही है, मित्र आपका बहुत एकदम से बीमार हो गया है, आप उसको गाड़ी में लेकर के जा रहे हैं, सामने रेड लाइट हो गई है, तो यहां पे बच्चा कहता है कि यहां पे रेड लाइट तोड़ दो, नहीं तो आपके दोस्त की जान चली जाएगी, जो कि इस रेड लाइट से कहीं ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो वो कहता है कि इस कंडीशन में हमें इस प्रकार के नियम कानून तोड़ देने चाहिए। ठीक है, किसी आंदोलन में लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो गरीबों के खिलाफ। वो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कानून गरीबों के हक छीन रहा है, इसलिए हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो जो चीज यहाँ पे सही है, जो लोगों के हित में है, बालक उसको ध्यान में रखता है। ठीक है, अब आती है इसकी लास्ट स्टेज, आखिरी चरण। ठीक है, छठा चरण है ये तीसरे स्तर का। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वांछित अवांछित व्यवहारों और जो भी कार्य हैं उनके संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है, अपना पर्सनल विचार रखने लगता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक होता है, दूसरा कोई नहीं। कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा से बचाने के लिए अदालत में सच्चाई बोलता है, भले ही उसे खुद जोखिम उठाना पड़े। यहां बच्चा सही डिसीजन लेता है जो उसको उचित लगता है, भले उसकी जान चली जाए, उसे खुद जोखिम उठाना पड़े, लेकिन वो निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं जाने देगा, उसके लिए वो सच बोल देता है। उसका मानना है कि सच्चाई और न्याय मेरे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर अपने विवेक की अवस्था है, वो किसी दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ये था कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना हुई, यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 लाइन का पॉइंट है, समझिए। इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। हम लोगों ने जितने पीवाईक्यू किए, मुझे लगता है सारे पीवाईक्यूज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरोल गिलिगन ने किस आधार पर कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है। तो कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, नियम है, कानून है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल, केयर, प्रेम, ममता, सहानुभूति और एक दूसरे से संबंध, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिला कोई भी न्याय, नियम, कानून या तर्क देती है। महिलाओं की नैतिक सोच देखभाल, केयर बेस्ड होती है, जो कोमलता, सहानुभूति और संबंधों पर केंद्रित होती है। पुरुष कोई डिसीजन ले रहा है तो नियम कानून को ध्यान में रखेगा, और महिला कोई डिसीजन ले रही है तो वो सबके हित को लेकर के, सब सहानुभूति को अपने अंदर रखते हुए उनके आधार पर वो डिसीजंस लेती है। ठीक है, तो ये थे कैरोल गिलिगन जिन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की। तो हमने आज कोहलबर्ग के सिद्धांत को भी पढ़ लिया, इसीलिए हमने पीवाईक्यू की क्लासेस रोक दी। हमने कहा कि सारे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं प्याजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, तो फिर पीवाईक्यू हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना पहले हम प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की को पढ़ लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आंसर आसानी से कर सकें। इसके बाद आपको 6 PM कल से डेली क्लास पीवाईक्यूज की मिलेगी, जहां से आप सीटेट को बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।